हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे, बहुत जबरदस्त होंगे। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों की सीरीज लगातार चल रही है रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी और आगामी जितने भी पेपर होने हैं जिसमें भी आपकी जीएस जीके आती रहती है तो उसके सबके लिए फायदेमंद है। ठीक है, कुछ दिक्कतें रहती हैं थोड़ी सी बहुत, बाकी चीजें सही हो गई हैं, सुव्यवस्थित तौर पे चल रही हैं। तो समय नहीं खराब करेंगे क्योंकि समय हम लोगों के पास वैसे भी बहुत कम है। तो ज्यादा से ज्यादा लोग आप लोग क्या करेंगे, अपना प्यार देते रहेंगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, कहाँ के ब्लैक चावल को जीआई टैग मिला है। मतलब कहाँ के ब्लैक चावल को। आप जानते हैं कि मोस्टली जितने भी चावल होते हैं हम लोगों का, उसका कलर व्हाइट एंड ब्राउन होता है, सफेद और थोड़ा सा भूरा भूरा होता है। लेकिन ये कह रहे हैं कि एक ऐसा चावल जिसका रंग कैसा है, ब्लैक, ब्लैक का मतलब काला है, उसको जीआई टैग मिला है। अब आप ये समझ रहे होंगे कि ये प्रश्न तो करंट अफेयर का लग रहा है। हाँ बिल्कुल ठीक है, ऐसे सारे प्रश्न जो जीआई टैग से संबंधित हैं ये करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं और जितने भी आज तक दिए गए हैं उनको आप देख करके जाइएगा। यहाँ पर एक आध आपको कराए जा रहे हैं, साथ साथ में और कराए जाएंगे, इसके लिए अलग से वीडियो बनाए जाएंगे। लेकिन आप ये देख करके जाइएगा कि पेपर में, रेलवे में ये प्रश्न पूछे ही जाते हैं कि जितने भी जीआई टैग आपके दिए गए हैं जो समय समय पे दिए जाते हैं वो आप याद करके जाएंगे। तो ये लोग कह रहे हैं कहाँ के ब्लैक चावल को जीआई टैग मिला है। अब जीआई टैग दिए क्यों जाते हैं, जीआई टैग इसलिए दिए जाते हैं, मान लीजिए कोई कोई ऐसा क्षेत्र जहां पर कोई चीज अपने आप में प्रसिद्ध हो गई या अपने आप में फेमस है, या उस चीज का उत्पादन उस विशेष क्षेत्र में ज्यादा होता है। जब हम उसको कोई संकेत दे देते हैं, कोई टैग दे देते हैं, तो उससे क्या होती है, उसकी उपयोगिता के बारे में और लोग भी जानते हैं, उसकी तरफ लोग आकर्षित होते हैं और वो चीज फिर क्षेत्रवाद से हट करके काफी ज्यादा विकसित हो जाती है। तो किसी भी चीज को अगर हम जीआई टैग देते हैं तो उसके पीछे यही कारण छुपे होते हैं कि उस चीज को, महत्व को, उस चीज का जो महत्व है उसको अन्य लोगों तक भी पहुंचाना और लोग भी उससे लाभान्वित हों, इसलिए उसको जीआई टैग दे दिया जाता है। तो यहाँ पर हम ब्लैक राइस की बात कर रहे हैं। तो ब्लैक राइस को जो जीआई टैग मिला है वो कहाँ पे है, मणिपुर में। और मणिपुर आप जानते हो, मणिपुर की राजधानी क्या होती है, इम्फाल होती है। मणिपुर के बारे में आप जानते हैं कि यहाँ की सुपर मॉम के नाम से कौन जानती है, मैरी कॉम जानी जाती है। और काफी ज्यादा चीजें यहाँ पे रहती हैं। तो पहला प्रश्न आपका कंप्लीट होता है और जीआई टैग के जितने भी प्रश्न होते हैं सब आप देख करके जाएंगे। आगे आप लोग दूसरा देखोगे, उसी से संबंधित दूसरा प्रश्न है जो चर्चा में बना हुआ है, टेराकोटा। टेराकोटा को हम और हिंदी में किस नाम से जान सकते हैं, समझ सकते हैं, मूर्ति कला। मतलब टेराकोटा या मूर्ति कला को जो टैग मिला है, जीआई टैग, ये कहाँ का है। मतलब जिस प्रकार से हमारा ब्लैक राइस कहाँ पे है, मणिपुर में है, इसी प्रकार से टेराकोटा, टेराकोटा किसको कहते हैं, एक अच्छे प्रकार की मूर्ति कला, एक ऐसी विकसित मूर्ति कला कर ली गई है किसी क्षेत्र में जो जिसको जीआई टैग देकर के उसका सम्मान बढ़ा दिया गया है। तो ये जीआई टैग कहाँ पे मिलता है आपका, गोरखपुर। गोरखपुर कहाँ पड़ता है आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश में। गोरखपुर में कौन सी घटना होती है, चौरा चौरी की घटना होती है। गोरखपुर के बारे में और आप जान लीजिए, जो हमारे वहाँ शुअर होते हैं ये सर्वाधिक कहाँ पे पाए जाते हैं, गोरखपुर में पाए जाते हैं। गोरखपुर के बारे में और आप जानकारी रखते हैं, गोरखपुर में सर्वाधिक क्या होती है, वर्षा होती है। सबसे कम वर्षा कहाँ पे होती है, उत्तर प्रदेश में मथुरा में होती है। गोरखपुर के बारे में और जान लीजिए कि यहाँ जो अभी एक एग्जाम हुआ था शिक्षक का, शिक्षक भर्ती, उसमें पूछा गया था कि आप ये बताइए गोरखनाथ के जो गुरु हैं, मतलब गोरख जो धाम है या गोरख जो परंपरा है उसके प्रतिपादक कौन थे। उसके प्रतिपादक थे मत्स्येंद्र नाथ। और मत्स्येंद्र नाथ के जो शिष्य हैं उनका नाम क्या होता है, गोरखनाथ होता है। और गोरखपुर से आप जानने की कोशिश करें, गोरख पीठ जो धाम है वहां के महंत ही हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय क्या है, हमारे मुख्यमंत्री हैं, जिनका नाम श्री योगी आदित्यनाथ जी है। ठीक है, तो इतनी सारी बातें हम लोगों ने देख ली गोरखपुर से। आगे हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, उलर झील। उलर झील आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उलर झील पूछ लिया जाता है, इसलिए पूछा जाएगा क्योंकि बहुत चर्चा में रहा। अभी आपने देखा आर्टिकल 370 35A पर कितना विवाद हुआ और कितने हंगामे हुए। और उसके बाद में फाइनली क्या होता है, उत्तर प्रदेश, ये जो हमारा जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर को जो विशेष दर्जा मिला हुआ था, विशेष राज्य का जो दर्जा मिला हुआ था अनुच्छेद 370 के तहत, उसको समाप्त कर दिया गया है। वो भी एक कॉमन, एक साधारण राज्य हो गया है जैसे भारत के अन्य राज्य हैं। तो आप याद रखोगे कि उलर झील आपकी कहाँ पे दिखाई पड़ती है, जम्मू कश्मीर में। काफी ज्यादा होता है, काफी फेमस होती है जम्मू कश्मीर। आगे आप देखोगे अगला, वियतनाम की राजधानी क्या है।
हमने बताया है आपको पहले वीडियोस में कि जितनी भी राजधानी है और नदियों के किनारे जो शहर हैं और वहां उन देशों की जो मुद्राएं हैं, इनसे संबंधित प्रश्न आपके बनते रहते हैं। बोर्ड पे जितने लिखाए जाते हैं वो तो आप कंठस्थ कर ही लेंगे, उसके साथ साथ में जो भी आपके अच्छे स्रोत हैं उन स्रोतों से आप पढ़ करके ही जाएंगे। ठीक है, बाकी हम लोग आपके लिए मेहनत कर ही रहे हैं। तो आप देखोगे यहाँ पे वियतनाम की राजधानी क्या है, तो वियतनाम की राजधानी आपकी क्या है, हनोई। याद रखे जाओगे, वियतनाम की राजधानी क्या है, हनोई। आगे हम लोग आगे देखते हैं, जोग या गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर बना है। 50 बार पूछा गया पेपरों में कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, तो आप बता देते हो जोग या गरसोप्पा जलप्रपात। जोग या गरसोप्पा जलप्रपात तब होता है जब विकल्प में आपका कुंचिकल झरना नहीं होता है। अगर कुंचिकल होता है तो कुंचिकल, नहीं तो आप क्या लगा दोगे, जोग या गरसोप्पा। पाया कहाँ जाता है, किस नदी पे, आप बता दोगे शरावती नदी पे। और शरावती नदी जो आपकी कहाँ पड़ती है, कर्नाटक में। कर्नाटक के बारे में जान लीजिए, कर्नाटक का जो लोकनृत्य है उसको हम क्या किस नाम से जानते हैं, यक्षगान के नाम से जानते हैं। और बहुत सारी चीजें, वहां नदियां जो बहती हैं, कावेरी है, ये सारी चीजें। तो आप याद रखोगे कि जोग या गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर बना है, शरावती नदी पे। शरावती नदी पे बना है, कर्नाटक में बहती है ये नदी। ठीक है, आप याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, अष्टप्रधान किसके दरबार में रहा करते थे। बहुत अच्छा प्रश्न है। अष्टप्रधान जो हमारे बड़े बड़े राजा होते थे, जिनके बड़े बड़े राज दरबार लगते थे, उन राज दरबारों में दुर्लभ प्रकार हम इसलिए कह रहे हैं कि अद्भुत ज्ञान प्रतिभा को लेकर के जो लोग पहुंचते थे, उनको दरबार में शामिल कर लिया जाता था। चाहे हम अकबर की बात करें, नवरत्न की बात कर लें, चाहे अष्टप्रधान अष्टदिग्गज की बात कर लें, उनको विशेष दर्जा जो मिला करता था उसको हम नाम दे देते थे। वो दरबार की हमेशा शोभा बढ़ाते थे। तो सवाल आपसे पूछ लिया जाएगा, अष्टप्रधान किसके दरबार में रहा करते थे, तो शिवाजी के बारे में। द ग्रेट वॉरियर ऑफ शिवाजी। शिवाजी जो हमारे महान योद्धा रहे हैं, और ये किस साम्राज्य से संबंधित है, मराठा साम्राज्य से। ठीक है, तो मराठा साम्राज्य में इनका काफी ज्यादा नाम सम्मान इज्जत के साथ आज भी लिया जाता है। तो आप बता दोगे कि अष्टप्रधान किसके दरबार में रहा करते थे, तो शिवाजी के दरबार में रहा करते थे। शिवाजी से संबंधित बहुत सारी चीजें होती हैं, आप जानते हैं औरंगजेब ने इनको किले में बंद करवा रखा था, लेकिन ये वहां से चले आते हैं, निकल आते हैं। और एक संधि होती है 1665 में, पुरंदर की संधि, महाराजा जयसिंह और उसके भी उनके बीच में, महाराजा द ग्रेट शिवाजी के बीच में। तो आप याद रखोगे, अभी एक मूवी भी आई थी तानाजी, उसमें भी शिवाजी के बारे में अच्छा दिखाया है। आगे आप लोग देखोगे, अष्ट दिग्गज किसके दरबार में रहा करते थे। कंफ्यूज नहीं होना, तुरंत गलत होगा, थोड़ा सा चूके और प्रश्न गलत। यहाँ पे एक है अष्ट प्रधान, और यहाँ पे जो हमारी बात हुई वो रही अष्ट दिग्गज। तो अष्ट दिग्गज किसके दरबार में रहा करते थे, अगर ऐसा पूछा जाए तो आप चले जाइए दक्षिण भारत, विजयनगर साम्राज्य के बारे में। जो हमारे वहां संगम साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य आता है, जिसको हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने मिलकर के बनाया था। और हरिहर और बुक्का नामक जो विजयनगर साम्राज्य है, उसके हम्पी के अवशेष कहाँ पे दिखाई पड़ते हैं, कर्नाटक में। बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर पूछा जाए अष्ट प्रधान तो शिवाजी, और अष्ट दिग्गज की अगर बात करते हैं हम लोग तो कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय जिन्होंने एक पुस्तक लिखी थी तमिल भाषा में, जिसका नाम है अमुक्त मल्याद। बहुत इंपॉर्टेंट है, अमुक्त मल्याद पुस्तक किसने लिखी है, कृष्णदेवराय ने। कहां से संबंधित है, विजयनगर संगम साम्राज्य से संबंधित है सारी चीजें। अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं, मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर कब पहुंची। देखो हमारे वहां जब चल रहा था मुगल काल, बाबर जब आते हैं 1526 में, और बाबर ने पानीपत का युद्ध जब जीत लिया, पानीपत का इब्राहिम लोदी के साथ जब उसने युद्ध जीत लिया, तो भारत में मुगल सत्ता दिखाई पड़ती है, काफी लंबे समय तक रहती है। तो उसमें कई सारे स्थापत्य के और चित्रकला के ऊपर भी काम होते दिखाई पड़ते हैं। तो पूछा जाता है उन सभी मुगल शासकों में से ऐसा कौन सा शासक था जिसमें सर्वाधिक चित्रकला अपने उत्कर्ष पे दिखाई पड़ी, चित्रकला के अद्भुत नमूने दिखाई पड़ते हैं। और इसलिए भी दिखाई पड़ते हैं, माना जाता है कि ये वाला चित्रकला किसके दरबार में दिखाई पड़े, जहांगीर। जहांगीर के बारे में बताया गया है, जैसे जहांगीर के बारे में बताया गया कि अगर कोई चित्र बना होता था, उसकी अगर आंख कोई दूसरा चित्रकार बनाता था, और उसके भौहें, पलके कुछ या कोई और पार्ट कोई अलग कोई बना देता था, तो पहचान जाता था कि ये चित्र आंख किसी और ने बनाई है, और बाकी पार्ट उसके किसी और ने बनाए हैं। इतना ज्यादा पारखी कौन था, जहांगीर। तो इस प्रकार से सवाल अगर आपसे पूछे जाते हैं कि चित्रकला किसके शासन काल में अपने चरमोत्कर्ष पर थी, तो आप बताओगे जहांगीर। जहांगीर ने क्या किया, जहांगीर को सलीम के नाम से भी जानते हैं। जहांगीर ने न्याय की जंजीर लटकवाई थी यमुना के तट पर,
आगरा का जो किला है उसके किनारे साइड में, ठीक है, तो आप याद रखोगे। अगला हम देखते हैं, गांधी जी और अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा किसे कहा है। आप जानते हैं कि संविधान की आत्मा, संविधान का हृदय, संविधान का प्रवेश द्वार, संविधान की कुंजी हम किसको कहते हैं? भारत के प्रेमबल, भारत की संविधान के प्रस्तावना को। प्रस्तावना को ही इतने सारे हमने नाम दिए हैं, लेकिन दो व्यक्ति हमारे जो महान पुरुष हुए, उनका नाम, एक का नाम गांधी जी और दूसरे जी का नाम क्या है? हमारे अम्बेडकर जी। इन्होंने, अगर जब हम बात करें कि संविधान की आत्मा किसे कहा है, तो संविधान का जो अनुच्छेद 32 है, या हम ऐसे कह लें संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उसको इन लोगों ने क्या कहा है? संविधान की आत्मा और हृदय। बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि संविधान के बारे में अगर कहा जाए, संविधान की कुंजी क्या है, संविधान का प्रवेश द्वार क्या है, संविधान का हृदय आत्मा क्या है, तो संविधान की जो प्रस्तावना है उसको कहते हैं। लेकिन जब ये दो नाम हमारे साथ में ऐड हो जाते हैं, कौन से दो नाम? गांधी जी और अम्बेडकर जी, तो तुरंत हमारा उत्तर बदल जाता है। तब हमारा क्या हो जाता है? संविधान के अधिकार, उपचारों का अधिक, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी आर्टिकल 32 उसको हम कहते हैं। आप पिछली क्लास में थोड़ा सा एक वीडियो में हमने बोल दिया है कि मौलिक अधिकार 12 से 36 नहीं, 12 से 35 आपको याद रखने हैं, और राज्य की नीति निषेध तत्व 36 से 51 के बीच में। ठीक है, चलिए अगला हम देखते हैं, और आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न है। ये कह रहे हैं कि न्यूटन के किस गति के नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। न्यूटन के बारे में आप जानते हैं, वही ऊपर से सेब गिरता है और उनकी दशा बदल जाती है कि ऊपर से गिर रहा है तो नीचे से ऊपर क्यों नहीं जा रहा है ना। बहुत सारे यानी गुरुत्वाकर्षण के नियम जो निकल करके आते हैं वो न्यूटन की थ्योरीज पे आते हैं। न्यूटन ने 3 नियम दिए थे गति के नियम, तो इन्होंने पूछा है कि न्यूटन के किस गति के नियम को हम जड़त्व के नियम के नाम से जानते हैं। तो न्यूटन के प्रथम नियम को आप याद रखेंगे, फर्स्ट नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन। न्यूटन के प्रथम नियम को हम गति का प्रथम नियम कहते हैं, ये जड़त्व का नियम कहते हैं। जड़त्व क्या होता है? जड़त्व क्या होता है समझ लीजिए। जड़त्व का मतलब ऐसी चीज, कोई भी वस्तु है, यदि वह विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहेगी, यदि वो चलायमान अवस्था में चलायमान अवस्था में ही रहेगी, जब तक उस पर कोई बाहरी बल हम नहीं लगाते हैं। मतलब ये होता है कि कोई व्यक्ति जिस अवस्था में है, कोई चीज वैसी ही रहती है जब तक उस पे, उसके साथ में हम कुछ अदर कोई फोर्सेस नहीं लगाते हैं। ऐसे नियमों को किसने दिया है? न्यूटन ने दिया है। और न्यूटन के जड़त्व का नियम तीसरे नियम में दिया है, गति का तीसरा नियम न्यूटन ने दिया है। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना आप पढ़ रहे हैं ये तो इंपॉर्टेंट है ही, जितना हम बोल रहे हैं वो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये बात है कि प्रश्न हम कहाँ से उठा करके दे रहे हैं। उन टॉपिक्स को आपको अपने किताब के माध्यम से या और किसी माध्यम से, या हम जितने माध्यम से करा रहे हैं, उनको देखते चलेंगे तो आप बेहतर तरीके से पेपर में परफॉर्मेंस कर पाएंगे। चलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, मिलते हैं नए क्लास में। थैंक यू सो मच।